अस्सलाम वालेकुम। बच्चे होपफुली तमाम बच्चे अच्छे होंगे जी। बेटा आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट जो कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से हमने जब अपना पहला सेशन किया था इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में, हमने उसमें भी इस चीज़ को देखा। फिर हमने एक सोशल एक्शन प्लान के ऊपर हमने एक लेक्चर किया था, उसमें भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्कस किया था। बेटा बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का इन्वेंटर जो है वो राइट्स के तौर पे एक्सरसाइज करता है या ऑब्जर्व करता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया, और माइक्रोसॉफ्ट की फिर जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, जिसके ऊपर फिर उसने राइट्स हासिल किए। राइट्स हासिल करने का मतलब क्या था कि उसने उसके ये हकूक लिए कि उसके बगैर इसको ना तो कोई बेच सकता है, ना कोई बना सकता है, और ना इसकी फर्दर सेलिंग कर सकता है। सो प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर राइट्स हासिल करना जिनकी डिस्कवरी, जिनकी इन्वेंशन आपके साथ एसोसिएटेड हो। बेटा इससे कंपनी को बेशुमार और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करें। इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बेटा डिफरेंट किस्में हैं, जिसमें आपकी कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रेडमार्क्स हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं और इनको हम किस तरह देख सकते हैं। अच्छा बेटा, हमने अभी तज़किरा किया कि ये एक सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जिसमें हमने पेटेंट्स का नाम लिया, जिसमें हमने कॉपीराइट्स का नाम लिया, जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का नाम लिया, ट्रेडमार्क्स का नाम लिया। तो सबसे पहले बेटा हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है बेटा। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक अदारा है जो कि इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है, उसका नाम है जी गैट। क्या नाम है उसका जी? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है कि किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स को थ्रेट तो नहीं किया जा रहा। आम समझाने वाली अगर ज़ुबान में मैं आपसे बात करूं तो ये अदारा ये देख रहा है कि अगर किसी मुल्क ने बहुत ही हाईटेक मशीनरी मंगवाई है तो क्या वो उस मशीनरी के साथ छेड़छाड़ के उसकी कॉपी तो नहीं प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा, या किस कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बेहतर तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्सरसाइज है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ी वीक है एज कम्पेयर टू मॉडर्न या डेवलप कंट्रीज। हमारे यहाँ आप आज तक देख लें कि हम रजिस्टर्ड विंडो नहीं खरीदते, हम रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, हम क्रैकर्स के थ्रू क्रैक करते हैं उनको, ठीक है। सो जो खास तौर पे कंप्यूटर साइंसेज का फील्ड है, इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वो असरअंदाज होती हैं। इवन के मेरे लैपटॉप में जो मेरी विंडो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से अक्सर चीज़ें जो हैं वो मैं उसके अक्सर फीचर्स को यूटिलाइज या यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप अभी भी स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो लिखा हुआ शायद नज़र आ रहा हो, एक्टिवेट विंडोज़। क्या अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट करें। मेरी विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, ओरिजिनल विंडो नहीं है, कॉपीड है, क्रैक नहीं हुई। सो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, या उनको हाई टेक मशीनरी या हाई टेक चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये खतरा होता है कि ये लोग, ये कंट्री या ये सोसाइटी, ये कल्चर, ये रीजन मेरी प्रोडक्ट को तो यूज़ करेगा, लेकिन इसके एवज मुझे मेरी रॉयल्टी से मुराद क्या कि उस चीज़ को बनाने की एवज आप कुछ मुआवजा लेते हैं, कोई लाइसेंसिंग फ़ी होती है, कोई फ्रेंचाइजिंग फ़ी होती है, वो नहीं देगा और ना मेरी प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो जो गैट है ये भी इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की, एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है कि तमाम मुल्क जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल रखें और मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या इन्वेंटर को जो है वो उसके राइट्स दें। इसके अलावा बेटा एक इंटरनेशनल अदारा है जिससे विपो कहते हैं, WIPO, ठीक है।
इसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इन तमाम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको देख रही होती है। सो बेटा पहली चीज जिसे हम डिस्कस करेंगे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, दैट इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग टू योर कोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम और एनी मशीनरी जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। इट इज अबाउट आल्सो रेसिपी, कि किसी चीज की क्या रेसिपी है। लेट्स से हम बात करते हैं कोका कोला को प्रोड्यूस करने की एक रेसिपी है, इसी तरह पेप्सी को प्रोड्यूस करने की एक रेसिपी है, इसी तरह जितने भी बड़े फास्ट फूड की चेन्स है, रिटेल्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, जैसे KFC है, इनकी हर प्रोडक्ट की एक रेसिपी होती है और उसी रेसिपी के थ्रू वो प्रोडक्ट बनती है। आप किसी पिज़्ज़ा हाउस पे चले जाएं, हर पिज़्ज़ा हाउस की एक रेसिपी डिफरेंट होती है और उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। किसी बड़ी अच्छी चेन पे चले जाएं, उनके पिज़्ज़ा के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अक्सर सीक्रेट होते हैं। सो वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर वो इंफॉर्मेशन बेटा कॉन्फिडेंशियल होगी जो कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लेके आएगी कि आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है जी, और आपने इसको अनऑथराइज्ड अथॉरिटीज के साथ शेयर नहीं करना। एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो क्या सकती है, हमने अभी बात की है कि वो कोई रेसिपी हो सकती है, वो कोई कोडिंग हो सकती है, वो कोई डिज़ाइन हो सकता है, वो कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो कि सिर्फ आपको पता हो या आपके अलावा एक दो लोगों को पता हो, और उसकी डिसेमिनेशन से जो कंपनी की साख है या जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स है जिसकी जो इंफॉर्मेशन की बेस पे हो रही है उसको अफेक्ट हो। व्हेन विल एन ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बी इम्पोज्ड, आपके ऊपर किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपने इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। इसकी लिमिट नहीं है, लिमिट वेरी करती है जी कि किन हालात में, किन सिचुएशन में आपने इसको जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है या किन हालात में इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना। डिफरेंट केसेस हैं, इंशाल्लाह इन केसेस को हम, इन केस स्टडीज को हम एट द एंड ऑफ आवर सेमेस्टर बिफोर एग्जाम इनको डिस्कस करेंगे। हम एक दफ़ा सिलेबस को अपने वाइंड अप कर लें, ठीक है। एक इसमें मैं आपको एक चीज़ बेटा जो है वो शेयर करता चलूँ, जब भी आप भी किसी अगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में या सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी बैंक में या किसी भी दफ्तर में काम करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेटर, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है कि आप एक स्टाम्प पेपर पे अपना ओथ देते हैं कि आप इस अदारे की कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को नहीं बताएंगे। अब देखिए, लेट से आप एक अदारे में काम कर रहे हैं और अदारा आपको ये नहीं कह सकता जी कि इस रूम में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या इस लैपटॉप में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इस नेटवर्क पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपने इसे लीक आउट नहीं करना। हर बंदे की अथॉरिटी के मुताबिक उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और फिर उससे एम्प्लॉयमेंट के स्टार्ट में ही एक जो है वो ओथ लिया जाता है जिसमें उससे इस चीज़ की गारंटी ली जाती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं करेगा। सो वो एम्प्लॉइज के हवाले से भी होता है कि वो इस तरह की चीज़ों को लीक आउट नहीं करेंगे। कुछ सोर्सेज हैं जी जिनके थ्रू हम अपनी ऑब्लिगेशन कर सकते हैं ऑफ कॉन्फिडेंस। उनमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर आप तमाम चीज़ों को, तमाम शिक्स को, तमाम शराइत को जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये चीज़ें जो है वो आपने इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और इनको हर किसी को शेयर नहीं करनी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक चली जाती है उसको फिर हमने डील करना होता है जी लॉफुली, और उसके फिर डिफरेंट तरीके हैं। फिर एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ मेंशन होती है बेटा। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में एक छोटा सा सिचुएशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि एक पर्सन को खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। सो अक्सर जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके एंड पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि आई विल परफॉर्म ऑल दोज एक्टिविटीज़
विच आर एसोसिएटेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि मैं हर वो काम करूंगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, और मैं हर उस काम को, एंड आई विल अवॉइड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी तमाम चीज़ों से बचूंगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होती। ये ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर्ड बाय एम्प्लॉयज, अभी मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय एक स्टाम्प पेपर देता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मैं अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अदारे की कहीं पे जाके लीक आउट नहीं करूंगा। ठीक है, द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है कि एक बंदे के पास नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या उसने सीक्रेट्स को डील करना है, क्या उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डील करना है या नहीं करना है, ये उस चीज़ के हवाले से हैं जी कि एम्प्लॉयमेंट के को आप किस हद तक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा गार्डन लीव एंड लॉन्ग नोटिस पीरियड है। फॉर एग्जांपल जी, अगर आपने किसी अदारे को छोड़ना है तो आपको गार्डन लीव्स दी जाती हैं। गार्डन लीव का कंसेप्ट क्या है जी कि आपको आपने कहा जी कि आई विल लीव माय ड्यूटी आफ्टर 2 मंथ्स, तो आपको 2 माह की लीव दे दी जाती है और आपको घर बैठे ही सैलरी मिलती रहती है। इससे क्या होता है कि जो अदारा है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके अंडर दी होती है उसको चेकआउट करता है तो उसमें कोई कमी तो नहीं है, आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन के लीकेज से बचा जा सके या उस इंफॉर्मेशन को रिस्टोर किया जा सके। सो ये गार्डन लीव का कंसेप्ट है जी। उसके बाद बेटा अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह के लॉस और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं बच्चे। इक्विटी बेटा एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज के ऊपर होती है। अगर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात करें तो याद रखिएगा, हमने एचआरएम में भी पढ़ा कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बताए बगैर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो जो इंफॉर्मेशन का कॉन्फिडेंस है या इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, वो वन साइडेड थ्योरी नहीं है जी। अगर एक इंफॉर्मेशन आपने किसी थर्ड पार्टी तक डिसेमिनेट कर दी है तो उसके लिए फिर जो है वो आपको चार्ज किया जाता है, आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट या जो है उसकी ब्रीच के हवाले से जो भी कानून है उसके तहत आपके ऊपर केस किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर हैं और उसके हवाले से फिर जो है वो आप आवाम को बताते हैं उन सीक्रेट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बहुत कम केसेस हैं, इंडिया में और मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा केसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो टूथपेस्ट है, इट में हार्म योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई इस तरह की कंपेन नहीं है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे टूथपेस्ट के ऊपर बताया जाता है कि आप इसको एक मटर के दाने से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हम अपने ब्रश के ऊपर उसको पूरा करते हैं जिस तरह हमें कमर्शियल में दिखाया जाता है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। सो मे बी कोई एम्प्लॉय आपके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस तरह की चीज़ों को डिसेमिनेट करता है और उसको फिर आप सू नहीं कर सकते, वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। इसी तरह इंडिया में एक चीज़ हुई थी, एक कंपनी ने एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की और वो कोल्ड ड्रिंक जिस चीज़ से बन रही थी, जिस पानी से बन रही थी, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं था, वो पीने के काबिल नहीं था। ठीक है, सो इस तरह की सिचुएशन में कंपनी आपके ऊपर केस नहीं कर सकती क्योंकि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में किया है, और उसी कंपनी के मैनेजर ने इस चीज़ को ब्रेक किया था कि जो है ये कंपनी ऐसा पानी यूज़ कर रही है जो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक आउट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस किए जाते हैं और उसको जो है वो कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। उसके बाद बेटा कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट्स बेटा एक ऐसा तरीकाकार है जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक राइट दे देता है कि कोई उसको यूज ना कर सके। इसके बेटा 6 एक्सक्लूसिव जो राइट्स हैं कॉपीराइट के अंदर। कॉपी दी वर्क, एक बंदा जिसके पास ये राइट्स हैं वो किसी भी काम को कॉपी कर सकता है, उसकी कॉपीज पब्लिक को इशू कर सकता है, वो अपने काम को रेंट या लेंड कर सकता है किसी को भी, वो अपने परफॉर्म कर सकता है, प्ले कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है,
उसकी अडेप्शन कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। और ये बेटा किन चीज़ों के ऊपर है? ये किसी बुक के ऊपर है, ये किसी प्रोग्राम के ऊपर है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो जो भी कॉपीराइटेड आइटम्स होती हैं उनके ऊपर एक गोल दायरे के अंदर सी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है ये कॉपीराइटेड है। ठीक है। कॉपीराइट काम कैसे करता है जी? कॉपीराइट को बेटा 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, फिल्म्स हैं, ठीक है, केबल प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट्स एंड ऑफ पब्लिश्ड एडिशंस हैं। ठीक है। लिटरेरी वर्क क्या है? कोई नॉवल है, कोई ऐसा काम है, डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर डिफरेंट डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। ये बेटा तो वो तमाम चीज़ें हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे, इन ये कॉपीराइट्स हैं जी। फिक्सेशन एक ऐसा तरीकाकार है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इधर किसी चीज़ के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है या नहीं हो सकता। और तब तक नहीं हो सकता जब तक बेटा कोई चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में या रिटन फॉर्म में मौजूद ना हो, आप उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं ले सकते। कॉपीराइट कौन ऑन करता है? जो उसका ऑथर है, अगर किसी ने बुक लिखी है, अगर किसी ने कोई म्यूजिक बनाया है उसका, अगर कोई ब्रॉडकास्टर कास्ट है तो उसका ब्रॉडकास्टर उसका होगा, अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो उसका इन्वेंटर उसका कॉपीराइट होल्डर होगा जी। इम्प्लॉइज के हवाले से जी, क्या एक एम्प्लॉय जिसने कोई चीज़ इन्वेंट की है वो उसका जो है वो ऑनर हो सकता है कॉपीराइट्स का। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसने अपनी कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो किस तरह की सिचुएशन में उसका ऑनर हो सकता है, को ऑनर हो सकता है या फुली ऑनर हो सकता है। कॉपीराइट्स की ड्यूरेशन क्या है बेटा? लिटरेरी वर्क की 70 साल है, साउंड रिकॉर्ड्स की 50 ईयर्स है और कॉपीराइट्स की 70 ईयर्स है। अच्छा, आपको याद होगा, अगर आप लोगों में से कोई भी कोई यूट्यूब का चैनल चलाता हो और अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि कॉपीराइटेड है उसको अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर दे बगैर परमिशन के, तो आपकी चैनल की रेटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो आपको एक प्रिकॉशन देते हैं जिसके अंदर ये होता है जी कि आपने कॉपीराइट की वायलेशन को थ्रेट किया है। अगर आपने अपनी बैकग्राउंड में क्यों म्यूज़िक लगाना है यूट्यूब के अंदर, तो आपको एक सेलेक्टिव एक डायरी दी जाती है, एक सेलेक्टिव रिकॉर्डिंग का कैटालॉग होता है जिसमें से आप ऐसे म्यूजिक्स को चूज कर सकते हैं जो कॉपीराइटेड नहीं है। और अगर आपने कोई ऐसा म्यूजिक कॉपीराइटेड चूज कर लिया तो अल्टीमेटली एक अलर्ट जारी होता है। जो लोग यूट्यूब का चैनल चलाते हैं उनको इस चीज के हवाले से इल्म होगा जी। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स है कि कोई बंदा कॉपीराइट्स को जो है वो वायलेशन कर रहा है। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है जिसमें आप जो है वो दो इन्फ्रिंजमेंट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क क्या है? प्राइमरी बेटा सिविल लॉ को जो है वो थ्रेट कर रहा है, जबकि सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट क्रिमिनल लॉ को थ्रेट कर रहा है। ठीक है। जो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट करता है उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है, प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में जो है वो सिविल लॉ होता है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि किसी कॉपीराइट को थ्रेट करना, चोरी करना या उस रूल की वायलेशन करना। इसको बेटा आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, ये आपको जो है वो इसमें आ जाएगा। अच्छा बेटा, एक चीज़ है कि आप किसी जगह पे कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं या कॉपी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन, हमने शायद पहले भी तज़किरा किया होगा, कॉपी करना और कितना कॉपी करना ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि अगर आप किसी जगह से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फिर आपको उस चीज़ का क्रेडिट उस बंदे को देना पड़ेगा। और यूजुअली जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। किसी भी लिटरेरी वर्क को आप कॉपी नहीं कर सकते। आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन का है। आइडिया बेटा एक ऐसा चीज़ है, इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है जिसको आप डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, दो लोग हैं जी, एक कहता है जी कि मैं बाइक बनाना चाहता हूँ, ये उसका आइडिया है जो कि चले, और एक्सप्रेशन क्या है कि उसने 3 पहियों वाली बाइक बनाई है। एक बंदा कहता है जी मैंने बाइक बनानी और उसने 4 पहियों वाली बाइक बनाई है। इटली में वैसे ऐसी बाइक चलती हैं जिनके 4 पहिए हैं और वो ज़्यादा स्टेबल हैं और वो बाइक्स की तरह मूव करती हैं या एज अ बाइक यूज़ की जाती हैं। सो आइडिया क्या है कि एक ऐसी चीज़ बनाना जो कि कार ना हो और बाइक के रिजेम्बलेंस रखे, ये एक आइडिया था। और फिर उसको 3 पहियों 4 पहियों पे लेके जाना, ये उसकी एक्सप्रेशन थी बेटा।
होम टेपिंग एक बहुत बड़ा इशू था। मुझे याद है आज से 5-10 साल पहले जब सीडीज और डीवीडीज का जो है वो ज़माना था, तो आप क्या करते थे, या अक्सर सीडी या डीवीडीज जो फिल्म की सीडी चलाते थे, वो क्या करते थे कि एक ओरिजिनल सीडी ले आए और फिर उसे अपने सीडी राइटर से डिफरेंट सीडीज राइट कर ली बर्न करके। सो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। अडेप्शन क्या है जी, आपने किसी चीज़ को देखा और उसको उसमें कुछ चेंजेस करके आपने कर दिया, ये भी कॉपीराइट्स में शामिल है जी। रेंटल राइट्स, किसी चीज़ को आगे रेंट पे देने के राइट्स खरीदना, ठीक है। ये सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है, मैंने इसके हवाले से आपके साथ पहले शेयर कर दिया है कि ये सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट क्या है। ये बेटा वीपो का आ गया, हमने पहले डिस्कस किया था कि वीपो क्या है और वो किस तरह काम करता है। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे यहाँ खास तौर पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता, इतना बेहतर तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया जाता जितना मॉडर्न वर्ल्ड में किया जाता है, ठीक है। इन बेटा छोटी छोटी चीज़ों को आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, जहाँ से समझ नहीं आई आपने वहाँ से पूछना है। एक बहुत बड़ा इशू था, मुझे एक बच्चे ने किसी और क्लास में भी पूछा, उसने कहा सर जी कि अगर हम एक बैकअप रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने विंडो का बैकअप रख लिया है, तो क्या ये लीगली राइट होगा या नहीं राइट होगा। तो मैंने उसे जवाब दिया कि बेटा अगर आपने एक कॉपी लिया जिसको आप अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं और आपने इसलिए उसका बैकअप रख लिया कि अगर आपके पास सीडी टूट जाए, गुम हो जाए, तो आप उसको यूटिलाइज कर सके, तो दैट इज लीगली राइट है। लेकिन अगर आप उस कॉपीज को जो बैकअप पे रख के आप मल्टीपल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं और आप लोगों को भी दे रहे हैं आगे, तो ये लीगली राइट नहीं होगा। सो आप बैकअप कॉपीज जो रखते हैं, अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखनी है तो दैट इज कम्प्लीटली फेयर, और अगर नहीं रखनी तो आप इसको नहीं कर सकते। आप अपने वर्क को ट्रांसफर करना है जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ईमेल्स में, यू नीड टू हैव राइट अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपने उसको किस तरह करना है, आइदर यू गॉट द लेसन्स टू डू दैट और आइदर यू हैव नॉट द लेसन्स टू डू दैट। तो कॉपीराइट्स की वायलेशन या ब्रीच ऑफ कॉपीराइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एरर करेक्शंस हैं, ये उस हवाले से हैं बेटा कि जहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम लिया है और आपका जो प्रोवाइडर है उसने आपको ये राइट ही नहीं दिया कि आप उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकें और आप उसको चेंज कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस या अपडेशन के जो है वो शर्तें शामिल होती हैं। कॉपीराइट्स को कैसे ब्रीच होने से रोका जा सकता है, ठीक है। आप जो है वो लाइसेंसिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी ये कोशिश होती है कि लोग सिर्फ कॉपीराइटेड वर्क ही लें और आप इस लाइसेंस या फ्रेंचाइज के अगेंस्ट उनसे कुछ ना कुछ फी चार्ज करते हैं। कुछ मॉरल राइट्स हैं बेटा, याद रखिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदारा कॉपीराइट्स को 100% जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आपने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाज़ार से कोई बुक खरीदी होगी, आप हमेशा नोट्स पे ही चले हैं या स्लाइड्स पे चले हैं, तो कभी किसी अपने किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने जाएंगे ना आप, तो आपको अगर ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे यानी कि सॉफ्ट कॉपी, तो वो भी आपको जो 3,000-4,000 में मिलेगी, और अगर आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहेंगे तो 7-8 हज़ार में आपको वो अवेलेबल होती है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक और चीज़ है कि आपको पायरेटेड एडिशन यानी कि ऐसे एडिशन जो किसी एक जो है वो ओरिजिनल कॉपी से आगे जो है वो कॉपी करके डिफरेंट कॉपीज़ जनरेट की जाती हैं, उनकी फॉर्म में वो 8,000 वाली किताब आपको 400 में अवेलेबल हो जाती है। सो ये मॉरल राइट के अंदर भी आता है कि आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिनके साथ आप अपनी लीगल कंसिडरेशंस को वायलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह का बहुत कम है, और एज अ स्टूडेंट आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आप 8,000 की किताब लेने जाएं। ये जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, ये बुक भी हमने क्रैक करके डाउनलोड किया। क्रैक करके मतलब क्या है कि जो है वो वायलेट करके पॉलिसीज़ को डाउनलोड की है। और अगर हम इसका बुक लेने जाएंगे तो ये तकरीबन $57 की अवेलेबल थी सॉफ्ट कॉपी में, और तकरीबन $75 की अवेलेबल थी हार्ड कॉपी में, अगर आप इसकी प्रिंटेड कॉपी लेना चाहेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको एकेडमिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। ना इसको इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट करते हैं, ना इनको स्टूडेंट सपोर्ट करता है, ना इनको कंट्री सपोर्ट करती हैं।
डिज़ाइंस हैं जी, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, 70 साल हम पहले पढ़ के आए हैं कि उसकी एज होती है, हमने उसको पेटेंट करवाना है जी। ठीक है, कुछ अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन होते हैं जिनके ऊपर आपने राइट्स लेने हैं। याद रखिएगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, यू हैव टू रजिस्टर दैट। अनरजिस्टर्ड के ऊपर कोई भी आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड डिज़ाइन के ऊपर आप अपना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या हैं बेटा? कुछ निशान होते हैं जो कि आपकी पहचान होती हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है। ठीक है, कोई भी बंदा इससे मिलते जुलते चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर सकता। आप किसी गांव से हैं तो गांव में देख लीजिएगा कि आप अपने गांव की किसी भी शॉप पे जाएंगे तो आपको मशहूर प्रोडक्ट से मिलती जुलती चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे बेकरी का एक बिस्किट होता था तो बैकल के नाम से, इसी तरह सुपर का है तो कूपर के नाम से। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी कॉपी में आती हैं और वो यूटिलाइज की जाती हैं, उनको जो है वो छेड़ा जाता है ताकि असल के शुबे में नकल बेच दी जाए। ठीक है, कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का मतलब क्या है कि आपने जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है, करिए ये मेरे बिजनेस का ट्रेडमार्क, और उसका जो फ़ायदा क्या होगा कि कोई और उसको फिर यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूजल्स आती हैं, उसका सबसे बड़ा सिचुएशन यही होती है कि आपका जो ट्रेडमार्क होता है या तो ऑलरेडी कैप्चर्ड होता है या उसको बेहतर तरीके से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया होता। इसकी भी इन्फ्रिंजमेंट होती है, यानी कि कुछ लोग आपके ट्रेडमार्क को मोल्ड करके यूज़ करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे आपको उससे थ्रेट मिलती है। पायरेटेड गुड्स दी जाती हैं, अभी हमने बात की है। आपने देखा होगा कुछ 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इंडियन जो है वो विंडोज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर हुई थी। ठीक है, विंडो गूगल थी और फिर डिफरेंट उसके पर्सपेक्ट थे। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ों को आप कहते हैं कि जी उन्होंने इन्फ्रिंज किया है या उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, या किसी के ट्रेडमार्क को छेड़छाड़ करके उसके अंदर अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है। डोमेन नेम्स हैं जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है जी। ठीक है, अ, उसके बाद जी पेटेंट्स हैं। हाँ, ठीक है, पेटेंट लिमिटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पेटेंटेबल है, कौन कौन सी चीज़ पेटेंटेबल नहीं है। ठीक है, और पेटेंट के ये राइट होते हैं जी कि आप अपने आइडिया को आगे सेल आउट कर देते हैं और फिर उसको जिस तरह मर्जी यूज़ किया जाए। पेटेंट्स बेटा ख़ास तौर पे इन्वेंशंस की होती हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि नई चीज़ क्या है और उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप्स क्या हैं, क्या इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और क्या किसी चीज़ को ये वायलेट नहीं कर रही एग्जिस्टिंग को। ये नीचे बेटा उसकी सारी डिटेल्स हैं। मैं एक मूवी को आपके साथ रेफ़र करूँगा, आपने थ्री इडियट्स देखी होगी। उसका जो लास्ट सीन है वो लद्दाख में, जहाँ पे वो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स या जो है वो बायोमैकेनिकल मशीन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, सो वो पेटेंट्स हैं। फुनसुक वांगडू के नाम डिफरेंट पेटेंट्स होती हैं। इसी के साथ एक चीज़ आपको भी याद आ जाएगी कि लद्दाख अब इंडिया के अंडर नहीं रहा, वो अब उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सरसाइज करना है, वो डू नीड एन प्रोफेशनल एडवाइस। हम एक लॉयर हायर करते हैं जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और फिर वो एक जो है वो ढांचा क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को फिर जो है वो पेटेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमने पेटेंट लेनी है। बेटा ये आज का लेक्चर है, याद रखिएगा। मैं हर लेक्चर के एंड पे आपको कहता हूँ कि इसको आपने रीड आउट ज़रूर करना है। हमारा सिलेबस इसका काफ़ी पड़ा है, लेकिन मैं हर सेशन में सिर्फ एक लेक्चर देता हूँ ताकि आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह रीड आउट कर सकें और अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा। इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको हम डील करेंगे जी।